हेलो गाइस। कल पिछली क्लास में हमने करा था फार्माकोलॉजी स्टार्ट जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था उसका बेसिक्स और बेसिक वगैरह और उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और भी चीज़ें, ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग के बारे में, ड्रग कंपेंडिया, ड्रग नोमेनक्लेचर। उसी को हम कंटिन्यू आज करेंगे। जो रूट थे हम पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। और आज अ, भी थोड़ा करेंगे जितना हो जाता है। मैराथन क्लास है, जल्दी जल्दी चीज़ें देखेंगे कितना हम कर सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी, इसमें आता है अपना सिस्टमिक रूट। अब सिस्टमिक रूट क्या है? तो ऐसा रूट जहाँ पे ड्रग जो होता है अपना ब्लड के अंदर चले जाए, पूरा ब्लड के अंदर घुल जाए, ब्लड वेसल में जाए, तो उसी को कहते हैं सिस्टमिक रूट। तो वही चीज़ है इसमें लिखी है, ड्रग गो टू ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेसल। जब ड्रग पूरा ब्लड के अंदर जाता है तो उसी रूट को कहते हैं सिस्टमिक रूट। ओके। अब ये दो टाइप में बटे हुए हैं, एक्सटर्नल, पैरेंट्रल। अब एक्सटर्नल में क्या आता है? ओरल, बक्कल, सबलिंगुअल, रेक्टल। ओरल में क्या है? ओरल में अपन मुंह से लेते हैं, जो भी कोई भी टैबलेट हो रही है अपन ओरली लेते हैं, वो होती है ओरल रूट में। बक्कल में यानी हो जाता है जो अपने चिक्स रहते हैं और टंग साइड में अपन दबा नहीं लेते, चिक और टंग के बीच में ऐसे, तो उसको कहते हैं हम बक्कल रूट। ओके। एग्जाम्पल है निकोटिन। निकोटिन हम बक्कल रूट से लेते हैं। ओके। सबलिंगुअल क्या है? जीभ के नीचे दबा लो किसी ड्रग को, जो ड्रग जीभ के नीचे रहती है ना, उसको कहते हैं हम सब लिंगुअल। ओके। और अगला है रेक्टल यानी एनाल कैनाल, जो रेक्टल रूट से दी जाती है। ओके। ये होते हैं अपने एक्सटर्नल रूट। अब एक लाइन इसमें, एनाल कैनाल हैज टू वेन्स, इंट्रिंसिक हेम्ब्रोजेनिक वेन्स और एक्सट्रिंसिक हेम्ब्रोजेनिक वेन्स। ओके। ये दो वेन्स है। ओके। दो टाइप की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ओके। अब नोट, जो ड्रग जा रहा है ब्लड सर्कुलेशन में सिस्टमिक रूट में, वो किस किस रूट से जाएगा, मतलब किस किस वे में जाएगा, डायरेक्शन बताइए इसमें। तो हम पहले लेंगे माउथ। माउथ से जाती है ड्रग ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाएगी वो स्टोमक में, स्टोमक से जाएगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाती है वो लिवर में, फिर जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मीन्स फुल थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द ब्लड, यानी पूरे ब्लड में घुल जाती है फिर वो। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, सिस्टमिक सर्कुलेशन, मीन्स फुल। ओके। अब आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट पास देखिए, कोई भी ड्रग अगर हम ले रहे हैं और वो डायरेक्ट लिवर में चली जाती है, उसका लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है, उसी को कहते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब वो ड्रग क्या है, हमारे लिवर में चली गई है, ब्लड में नहीं गई, लिवर में चली गई, और उसमें वहाँ पे हो रहा है उसका मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन हो रहा है उसका ड्रग का, तो उसको कहते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें ये बताया गया है, देखिए यह है अपना हार्ट। ओके। ये चार लोब है, अपना राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके। और ये आर्टरी है। ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलेट होता है ब्लड, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर पूरा इसमें लंग्स में, लंग्स के होते हुए फुल बॉडी में जाता है। ओके। फिर यहाँ से जाके वो लिवर में आता है, लिवर से होते हुए फिर वापस ये अपना आर्टरी राइट वाली, और फिर नीचे होते हुए राइट वेंट्रिकल में, फिर अगेन यहाँ से होता हुआ ऐसे। तो ये ऐसा ब्लड घूमता रहता है। ये वेना कावा है। ओके। अब ये देखिए, इसमें क्या बताया गया है इस डायग्राम में, जो ये ड्रग है यानी जो स्टोमक है अपना, यहाँ ये लिवर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वीन जुड़ी हुई है, जैसे ये वाली है पोर्टर वीन, पोर्टल वीन, ये है स्प्लेंटिक वीन, ये है मिसेंट्रिक वीन, और एक है इम्पर्सन वीन। ठीक है। तो ये तीन वीन है, इनको कहते हैं हम पोर्टल वीन। ओके। पोर्टल वीन, ये तीनों वीन जो है, स्प्लेंटिक वीन, मिसेंट्रिक वीन, इम्पर्सन वीन, ये अपना स्टोमक से जुड़ी है। अब ये ड्रग है। ओके। ये लिवर है। तो लिवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये बात पता है। ओके।
अब लिवर क्या करता है, अलाउ करता है ड्रग का ब्रेकडाउन यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जो ड्रग है इस टाइप में जाती है, लेकिन क्या होता है कुछ कंडीशन में क्या होता है, समटाइम ड्रग क्या डायरेक्ट लिवर में चले जाती है, समझ लो, डायरेक्ट ड्रग लिवर में आ गई तो वो ड्रग का एक्शन देगी नहीं, वो ड्रग एक्शन देगी नहीं, उसमें लिवर में डायरेक्ट उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन, तो जिससे क्या है ड्रग का इफेक्ट अब होगा ही नहीं, तो उसी को कहते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें आता है थ्रू लार्जेस्ट ऑर्टा ड्रग गोज थ्रू आउट द बॉडी, यानी लार्जेस्ट ऑर्टोरा से ड्रग पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है, ये नोट है। अब आता है सर्कुलेशन बिटवीन हेटेरो सर्कुलेशन, तो ये सर्कुलेशन बताया है, तो आप देखिए ओरल रूट ड्रग हमने दी 100% थी, तब वहाँ से गई वो 90% पहुँची स्टोमक में, ठीक है, 10% क्या है वेस्ट हो गई, अपना गले से होते हुए क्या है थोड़ा रह जाती है ड्रग, चिपक गई हो गई, तो मतलब 90% स्टोमक में पहुँची, ठीक है। फिर वहाँ से इंटेस्टाइन से होते हुए वो 60% लिवर में पहुँची, लिवर में कितनी पहुँची 60%। अब 60% से और घटकर 40% वो अपनी बॉडी में गई, तो ये क्या है एक सर्कुलेशन बताया है, ये साइकिल बताइए कि इतनी ड्रग हम लेते तो पूरी है, लेकिन वो बॉडी में कितनी जाती है, इतनी 40%, ये ओवरऑल व्यू दिया है एक, ओके। अब इसमें कुछ ये देखिए ऊपर टॉप पे लिखा है कुछ, वेनागामा से ड्रग गया तो सिस्टमिक में, फिर गया राइट आर्टरी में, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर फुल बॉडी, तो वही चीज़ अभी बताई, तो वही चीज़ इसमें लिखी है, ओके। अब आता है हमारा एक और चीज़ है इसमें, बाय पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लिवर नॉट इन्वॉल्व, यानी ये था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक होता है बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इनहेलेशन यानी लंग्स में जाएगा ब्लड, लंग्स के थ्रू लेते हैं हम, मतलब ठीक है, नसाल में कैपिलरीज में जाएगा, तो ये दो एक पॉइंट है। अब आता है अपना पेरेंटल रूट और एक्सटर्नल रूट। एक्सटर्नल रूट मैंने बता दिया, ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, रेक्टल, ओके। अब ओरल में क्या होता है, इसमें लिखा है कि किसमें फर्स्ट पास होगा किसमें बाईपास होगा, ओरल से देंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का, सबलिंगुअल देंगे तो बाईपास मेटाबॉलिज्म होगा, बक्कल से देंगे तो भी बाईपास होगा, रेक्टल से देंगे तो 50% बाईपास होगा, 50% फर्स्ट पास होगा। मतलब समझ गए होंगे आप कि फर्स्ट पास यानी ड्रग का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, ठीक है। और सबलिंगुअल यानी बाईपास, यानी उसका क्या है, ड्रग डायरेक्ट अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, होल सिस्टमिक सर्कुलेशन में, लिवर में जा ही नहीं रहा है, तो वो है अपना बाईपास मेटाबॉलिज्म। अब आता है पेरेंट्रल रूट, इसमें है 4 रूट, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। अब बाकी अदर भी है, लेकिन 4 यही मेन आपको करने हैं, इंट्रावीनस, मस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। अब इसको एक ट्रिक है याद करने की, क्योंकि इसकी जो डिग्री दी है, इन अपन को किस वे में किस डिग्री में इंजेक्ट करना है, तो ये डिग्री दी है, यानी इंट्रावीनस में 20 से 25 डिग्री का एंगल बना के हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रामस्कुलर में हम 90 डिग्री का एंगल बना के ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, सबक्यूटेनियस में 45 का डिग्री मेंटेन करके इंजेक्शन हम लगाते हैं, और इंट्राडर्मल में रहता है ये 15%। अब इसको याद करने की ट्रिक है DVCM, DVCM ये याद कर लीजिए आप वर्ड, DVCM, 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 DVCM। अब डी से, अब इसको मैंने क्या है असेंडिंग ऑर्डर में रखा है इसको, यानी सबसे छोटा जो है वो पहले है और सबसे बड़ा है वो लास्ट में है। अब डी से सबसे छोटा आएगा यानी 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी डी से डर्मल, यानी इंट्राडर्मल के लिए 15 डिग्री। वीनस 15 से बड़ा क्या आएगा 20 से 25, अब वीनस के लिए कितना हो जाएगा 20 से 25। सी से हो गया अपना क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस 15 20 से 25 से बड़ा क्या है
45, तो यानी सबक्यूटेनियस के लिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री इंजेक्शन जो देंगे हम। फिर लास्ट में आता है मस्कुलर, सबसे बड़ा मस्कुलर, तो उसमें हो जाएगा अपना 90 डिग्री। तो DVCM ये याद कर लीजिए आप, बोल बोल के हो जाएगा यार DVCM। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, यानी ड्रग इंजेक्शन देते हैं वीनस के थ्रू, जो भी ड्रग इंजेक्ट की जाती है मोस्टली ड्रग इंट्रावीनस के थ्रू इंजेक्ट की जाती है। मस्कुलर में हम मोस्टली वैक्सीन देते हैं, इंट्रामस्कुलर में हम मोस्टली वैक्सीन देंगे। क्यूटेनियस में सबक्यूटेनियस में इंसुलिन दिया जाता है, और इंट्राडर्मल में BCG वैक्सीन दी जाती है जो कि टीबी के लिए होती है। अब कुछ अदर रूट है, जैसे इंट्रासेरेब्रल IC, ये हम देते हैं ब्रेन इन्फेक्शन में। इंट्राकार्डियक ये देते हैं हम हार्ट के इन्फेक्शन में, यानी या फिर हार्ट की कोई भी डिसीज होती है उसमें देते हैं हम इंट्राकार्डियक। इंट्रापेरिटोनियल ये हम देते हैं स्टोमक के थ्रू, स्टोमक में कुछ है प्रॉब्लम, ओके। फिर है इंट्राविट्रियल, ये हम देते हैं आइस में। फिर है इंट्रा कवर नोसम, ये हम देते हैं पेनिस में, ये मोस्टली दी जाती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। फिर है अपना इंट्राथेकल, ये देते हैं स्पाइनल थेका से। फिर है इंट्रावेसिकल, ये हम देते हैं यूरिनरी ब्लेडर के थ्रू। फिर है इंट्रा आर्टेरियल, आर्टरीज, तो इसमें हम देते हैं फॉर इंस्टेंट एक्शन। अगर हमें इंस्टेंट एक्शन चाहिए, पेशेंट की बहुत ही सीवियर कंडीशन है, तो हम आर्टरी दे देते हैं ड्रग को, इंट्रा आर्टेरियल आर्टरीज रूट, ठीक है। तो ये थे कुछ रूट्स, पढ़ना कुछ नहीं, पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिए हमने, तो ये हो गए रूट। अब आता है नया टॉपिक, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट, इसमें बताया गया है कि कोई भी ड्रग जो होती है उसका जो ड्रग बनने के लिए पूरा मार्केट में आने तक पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है इस टॉपिक में। तो इसमें क्या रहता है, ड्रग टेक्स 7 to 20 years टेक्स टाइम टू कम इन मार्केट, यानी कोई भी ड्रग जो होती है उसकी जो डिस्कवर करने से लेकर उसका मार्केट में आने तक उसको 7 से 20 साल का टाइम लग जाता है। ये अपना निकाला हुआ है कि ऐसा होता है, 7 से 20 साल लग जाता है ड्रग को मार्केट में आने में। इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला रहता है ड्रग डिस्कवरी फेज, जिसमें ड्रग की होती है डिस्कवरी। फिर होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर है थर्ड है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये 3 है अपने फेजेस, स्टेप्स कहते हैं हम इसे, स्टेप्स है 3। तो इसमें से जो पहला स्टेप है वो है ड्रग डिस्कवरी फेज। ड्रग डिस्कवरी फेज में है ड्रग विच प्रिपेयर इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड लीड कंपाउंड, यानी कोई भी ड्रग जो हमारा लेबोरेटरी में, पहले हम सबसे पहले लैब में बनाते हैं किसी ड्रग को, टेस्ट करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं, कि उसको किसी डिसीज़ को ठीक कर रहा है कि नहीं। तो जो अगर वो हो जाता है सक्सेसफुल तो हम उसे कहते हैं लीड कंपाउंड। तो क्या है, बन गई वो ड्रग, लीड कंपाउंड है। दिस फॉलो अ रूल कॉल्ड लिपिंस्की रूल ऑफ 5। ये क्या फॉलो करता है, ड्रग डिस्कवरी फेज के फॉलो करता है लिपिंस्की रूल ऑफ 5। ये हम आगे पढ़ेंगे लिपिंस्की रूल ऑफ 5 क्या है। फिर है अपना दिस फेज कंज्यूम 1 to 2 years, यानी जो ड्रग डिस्कवरी फेज है इसमें 1 से 2 साल का समय लगता है, 1 से 2 साल का। एक नोट डला है ऊपर, डिस्कवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड एज अ पोटेंशियल थेराप्यूटिक एजेंट फ्रॉम हिट टू लीड इज कॉल्ड ड्रग डिस्कवरी। इसकी डेफिनेशन दी है, तो ये कर सकते हो। फिर है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है, एनिमल्स पे, रोडेंट्स, यानी हो गए रैट, हो गया रैबिट, हैमस्टर, हॉर्स, पिग, इन पे क्या है टेस्ट की जाती है ड्रग को। तो ये होता है अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। एक ये नोट है CPCSEA, CPCSEA यानी इसका फुल फॉर्म है कमिटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। CPCSEA कंट्रोल फॉर कमिटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। इसके बाद है स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज टेकन अंडर GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। इसमें क्या रहता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है।
किसके अंडर में? GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंडर में। रीजन फॉर टेस्टेड ऑन एनिमल फर्स्ट, यानी क्या है रीजन, क्या है हम एनिमल पे ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके कुछ रीजन रहते हैं, जैसे कि टॉक्सिसिटी पता चल जाती है ड्रग की, है ना। हम एनिमल पे देख लेते हैं पहले की क्या क्या टॉक्सिसिटी है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, उसके हम ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक पता लगा सकते हैं, यानी ADME कैसे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। फार्माकोडायनेमिक, यानी ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ, क्या एक्शन शो कर रही है, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल पता लगती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट, ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसा क्या शो कर रहा है, साइड इफेक्ट सारे, मतलब जो भी ओवरऑल हम प्री क्लिनिकल ट्रायल से पूरा ड्रग के बारे में जान सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अब टाइम टेकन इन प्री क्लिनिकल ट्रायल इज 2 to 4 years। अब देखिए इसमें क्या था, ड्रग डिस्कवरी में था 1 से 2 साल का समय लग रहा था, प्री क्लिनिकल ट्रायल में कितना लग रहा है, 2 से 4 साल का। तो 2 साल वो 4 साल ये 6 साल ऐसे ही हो गए। इसके बाद इन इंडिया ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल एथिकल गाइडलाइंस आर ब्रॉट आउट बाय ICMR, ये हम पढ़ेंगे, ये ऐसे नोट है बताता हूँ। तीसरा स्टेप है क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, अब क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत ही IMP टॉपिक है, इससे मतलब ये आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही IMP टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही IMP, ये आपके आने वाले समय में बहुत कम आने वाला है क्लिनिकल ट्रायल्स। इस पे चाहता मैं एक पूरी सेपरेट भी वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन इसमें कवर कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसको इसमें कवर करूँगा क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अब इसको क्लिनिकल ट्रायल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। सो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल में हम जो ड्रग रहती है उनको हम ह्यूमन पे ट्राई करते हैं, ह्यूमन पे ट्राई करते हैं। अब ह्यूमन पर ट्राई करने के लिए हमें परमिशन लेनी होती है, किससे लेनी पड़ती है परमिशन? FDA से। FDA यानी FDA ऑफ USA, इनको एक लेटर लिखना पड़ता है, भेजते हैं हम लेटर को। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनसे क्या हम परमिशन लेते हैं। FDA क्या है? FDA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA ऑफ US। परमिशन में तकरीबन 3 से 6 महीने लग जाते हैं लेने में। अब जो हम लेटर देते हैं उस लेटर का नाम होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, IND। तो ये एक लेटर का नाम है, ये हम देते हैं FDA को, जो कि US की अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये लेटर को अप्रूव करते हैं, 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, तब हमें अप्रूवल परमिशन मिलती है कि हम उस ड्रग को ह्यूमन पे ट्राई कर सकते हैं। ये आया समझ? इसके बाद जब परमिशन मिल जाती है, हम रेडी हो जाते हैं कि हम उस ड्रग को ह्यूमन पे ट्राई करते हैं। इसमें पूरा 1 साल लग जाता है। 1 year इज टेक टू फॉर्म डोजेस फॉर्मुलेशन, यानी जो डोज होता है ह्यूमन के लिए बनाते हैं हम, फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसको फॉर्म करने के लिए 1 year लगता है। क्लिनिकल ट्रायल्स कम्स इन शेड्यूल वाई, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स किस शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल वाई के अंदर में। अब हम शेड्यूल भी आगे कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में, वो मैं बताऊंगा शेड्यूल क्या होते हैं। बस अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स कम इन शेड्यूल वाई। एक और पॉइंट, GCP यानी गाइडलाइंस बाय ICH। GCP क्या है? गाइडलाइंस बाय ICH। तो इतना समझ आ गया होगा आपको ये क्या था। इसमें एक और है ऊपर, इथिकल गाइडलाइन, ICMR, नेशनल एजेंसीज, ये आते हैं पूरा अपना शेड्यूल अंदर, शेड्यूल वाई के अंदर, मतलब वही चीज़ है जो मैंने नीचे बताई। अब इसमें रहते हैं 4 फेसेस। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफिशियल फेज 4 फेज रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। इन 4 फेज में ये क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अब पहला फेज में क्या रहता है? फर्स्ट फेज में क्या होता है, हम ड्रग की टॉक्सिसिटी चेक करते हैं, उसमें हम पता लगाते हैं कि ड्रग कितना टॉक्सिक है। इसमें हम ड्रग को हेल्थी जो ह्यूमन रहते हैं वॉलंटियर्स, उनको देते हैं ड्रग को। तकरीबन अराउंड 20 से 80 ह्यूमन लिए जाते हैं, हेल्थी वाले, नॉट पेशेंट, हेल्थी जो फिट है एकदम फाइन है।
उन पे हम ड्रग का टेस्ट करते हैं और टॉक्सिसिटी फाइंड करते हैं। पहले फेज में क्या होगा, टॉक्सिसिटी फाइंड की जाएगी। इसलिए हम इस फेज को कहते हैं और ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ फेज, क्योंकि इसमें ड्रग की टॉक्सिसिटी पता चल रही है, इसलिए इसको कहेंगे ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ फेज। सेफ फेज है, कुछ नहीं है, 20 से 80 लोग हैं हेल्थी, उनको ड्रग दे रहे हैं, टॉक्सिसिटी फाइंड कर रहे हैं। इसमें एक और चीज फाइंड की जाती है, वो है MTD, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, यानी कोई पेशेंट, कोई जो ह्यूमन है वो कितना मैक्सिमम डोज टॉलरेट कर पा रहा है, यानी एक लिमिट देखी जाती है कि हाँ इससे ऊपर देने पे टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है। तो मतलब एक ही चीज़ है कि ड्रग टॉक्सिसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हम ये भी पता लगाएंगे कि कितना मैक्सिमम ड्रग दे सकते हैं हम, उसके ऊपर देने पे ड्रग क्या करता है, टॉक्सिसिटी शो करता है। इस चीज़ को भी हम थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से, वो होगा हम बायोफार्मास्यूटिक्स में कवर करेंगे वो चीज़। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए जितना बता रहा हूँ। अब अगला है नो ब्लाइंडिंग। नो ब्लाइंडिंग यानी इसमें क्या रहता है, किसी को पता नहीं रहता कि उन पर टेस्ट हो रहा है, ड्रग दिया गया है उन्हें, तो इस तरह से होता है। तो ये रहता है फेज 1। इसके बाद आता है फेज 2। तो फेज 1 होप क्लियर हो गया होगा कि टॉक्सिसिटी फाइंड करते हैं और इसमें मैक्सिमम टॉलरेबल डोज भी पता किया जाता है, और इसको हम ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ फेज कहते हैं। हेल्थी ह्यूमन वॉलंटरी पे अप्लाई किया जाता है, और 20 से 80 हेल्थी ह्यूमन लिए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे। हाँ, नो ब्लाइंडिंग, नो ब्लाइंडिंग होती है, ये कुछ पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए। इतना ही है फेज 1 में। अगला आता है फेज 2। फेज 2 क्या है, अब फेज 1 में लिए थे 20 से 80, इसमें लेंगे हम 100 से 500 पेशेंट्स। पेशेंट्स याद रखना, पेशेंट्स लेंगे, नॉट हेल्थी। फेज 1 में लिए थे हमने हेल्थी ह्यूमन, इसमें लेंगे हम पेशेंट्स। दिस फेज इज कॉल्ड थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग, यानी इसको हम थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग फेज भी कहते हैं। इसमें क्या चेक करेंगे कि ड्रग की एफिकेसी कितनी है और सेफ्टी कितनी है। ड्रग एफिकेसी एंड सेफ्टी चेक इन दिस फेज। पहले फेज में कर रहे थे हम टॉक्सिसिटी, कि ड्रग कितना टॉक्सिक है। इसमें करेंगे हम कितना इफेक्टिव है, एफिकेसी करेंगे, उसकी कितना सेफ है, वो चेक किया जाता है, क्योंकि हम पेशेंट पे दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंगल ब्लाइंडिंग, उसमें था नो ब्लाइंडिंग, इसमें सिंगल ब्लाइंडिंग, यानी एक इंसान को पता नहीं होता, मतलब सिंगल ब्लाइंडिंग है इसमें। ओके, फिर है पुअर पेशेंट, एक ही कंट्री से लेते हैं पूरे पेशेंट, नॉट पुअर सॉरी, पूरे पेशेंट एक ही कंट्री से लेते हैं। जितने भी पेशेंट है हम एक ही कंट्री से लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अलग, मान लो इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया के ही पेशेंट लेंगे पूरे। ठीक है, अमेरिका में कर रहे हैं तो अमेरिका के पेशेंट लेंगे। तो ये थे फेज 2 के कुछ पॉइंट्स। फेज 3, फेज 3 क्या है, हमने लिए थे फेज 1 में लिए थे 40 से 80, फेज 2 में लिए हमने 100 से 500, फेज 3 में लेंगे 500 से 3000 पेशेंट, वो भी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में से लेंगे 500 से 3000 पेशेंट, डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक्स से। ऑफ कोर्स ये बात है, वो पूरे वर्ल्ड से लेंगे तो उनके जेनेटिक भी डिफरेंट होंगे। हम इसको पता है कौन सा, क्या क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, जनरली इट इज मल्टी सेंट्रिक ट्रायल, यानी मल्टी सेंट्रिक है ना, अलग अलग जगह कर रहे हैं हम इसको, सेंटर पे कर रहे हैं, तो मल्टी सेंट्रिक ट्रायल भी कहते हैं इसको। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन, यानी इससे हम कंफर्म कर रहे हैं ड्रग की सेफ है, मतलब पूरा निचोड़ ले रहे हैं। इसमें भी हम सेफ्टी एंड एफिकेसी चेक करते हैं ड्रग की, पहले हमने अपने कंट्री में कर ली, अब हम पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो थेराप्यूटिक कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं एक तरीके से। पहले क्या करा था हमने, थेराप्यूटिक एक्सप्लोर करा था, डोज रेंजिंग वाइंड करी थी, जिसमें हम एफिकेसी एंड सेफ्टी चेक कर रहे थे। इसमें भी सेम चीज़ है कि हम इसमें सेफ्टी एंड एफिकेसी की चेक कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म कर रहे हैं कि थेराप्यूटिक कंफर्मेशन ले रहे हैं। इसमें रहेगा डबल ब्लाइंडिंग, यानी अकर, इसमें हो जाती है डबल ब्लाइंडिंग अकर इन दिस फेज। ओके, फिर है वी चेक कंफर्मेशन ऑफ एफिकेसी, इसमें एफिकेसी हम कंफर्म करेंगे, थेराप्यूटिक कंफर्म करेंगे, तो ये सारी चीज़ रहती है। अब इसमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, एप्लीकेशन होती है NDA, एप्लीकेशन का नाम है NDA, यानी न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये हम किसको लिखते हैं, US FDA को।
इस फेज में हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसका नाम होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसे हम लिखते हैं यूएसएफडीए को। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ये भी यहाँ की चीज़ है, एप्लीकेशन का नाम पूछ पूछ सकता है। अब ये तीनों चीज़ हो गई, तीनों फेज कवर हो गए। इसके बाद आता है फेज 4, लास्ट फेज। इसमें क्या है, ड्रग मार्केट में आ जाता है। अब मार्केट में आने के बाद हम टेस्ट कर रहे हैं ड्रग को कि क्या रहता है। मान लीजिए कुछ कुछ होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती है। कुछ पेशेंट मार्केट में चले गए, ड्रग पेशेंट ने खरीद लिया, अब मान लीजिए उनको कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, जो है नहीं हमारे पास, तब हुए नहीं थे लेकिन अब हो रहा है उनको बाद में, तो वो बता सकते हैं। तो इस फेज में हम ये चीज़ें देखते हैं, पूरा कवर करते हैं ये चीज़। तो इसको कहते हैं हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंसी। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंसी यानी मार्केट में आने के बाद सर्वे कर रहे हैं, बस देख रहे हैं उसको, ड्रग को। इथिकल क्लियरेंस ट्रायल नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसमें इथिकल क्लियरेंस ट्रायल नॉट रिक्वायर नहीं होता है। वी चेक एक्चुअल रियल डाटा ऑफ पेशेंट इन दिस फेज। इसमें तो हमने क्या ट्रायल करा था, इसलिए ऐसे उठा लिए थे। बाकी फेजों में इसमें क्या है, जो ड्रग मार्केट में चला गया है तो मार्केट में कौन लेता है, जो सच में जिसको उस ड्रग की ज़रूरत है, जो सच में पेशेंट है, जिसको पता है कि मैं ये ड्रग खा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, एक रियल डाटा पता चलता है। तो इसमें इसलिए वही लाइन लिखी है, वी चेक एक्चुअल रियल डाटा ऑफ पेशेंट इन दिस फेज। एक्चुअल सेफ्टी और टॉक्सिसिटी, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसमें पता लगाते हैं। देखिए फेज 1 में हम क्या पता लगा रहे थे, टॉक्सिसिटी। कंफ्यूज मत होना, टॉक्सिसिटी यानी, टॉक्सिसिटी क्या है, यानी एक लेवल के बाद आपने मान लीजिए मैक्सिमम डोज से भी ज़्यादा डोज ले लिया तो वो टॉक्सिक हो गया, टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे आप, उससे ज़्यादा आपने डोज ले लिया तो वो है टॉक्सिसिटी। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। अब रुकिए, पॉज करिए वीडियो को। तो उसमें हम करा था, हमने फेज 1 में करा था क्या, टॉक्सिसिटी चेक। अब इसमें क्या रहता है, और फेज 4 में करेंगे हम एडवर्स इफेक्ट चेक। और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, सिंपली एडवर्स इफेक्ट होता है, कोई ड्रग है, मान लीजिए आपको नोजिया है, आपने नोजिया के लिए ड्रग ली, लेकिन वो आपको और कुछ प्रॉब्लम कर रही है, मान लीजिए वो आपको एलर्जी कॉज कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ओवरडोज ले लिया है आपका नॉर्मल डोज, लेकिन वो फिर भी आपको दूसरी बीमारी दे दी उसने। आपने एक बीमारी की ली, उसने दूसरी बीमारी ली, आपको कर दी, एलर्जी करने लगी वो आपको, खुजली हो गई आपको, रैसेस हो गए। तो ये चीज़ होती है एडवर्स इफेक्ट। सिंपल भाषा में जो टॉक्सिसिटी है वो होती है कब, जब हम एक पर्टिकुलर डोज से ज़्यादा डोज ले लेते हैं, यानी ओवर डोज ले लेते हैं, तो हो जाती है, उसे कहते हैं टॉक्सिसिटी। एडवर्स इफेक्ट होता है वो नॉर्मल डोज पे भी हो जाता है। उसमें क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए ड्रग ले रहे हैं लेकिन वो और किसी बीमारी कॉज कर रही है, वो होती है एडवर्स इफेक्ट। मान लीजिए कुछ ड्रग होती है, हम ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए लेकिन वो हमारा लिवर डैमेज कर रही है, ये एडवर्स इफेक्ट है। तो ये रहता है एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें हम एडवर्स इफेक्ट पता लगाते हैं। स्टडी स्टिल कंटिन्यू, इस फेज में क्या है, स्टडी अभी भी कंटिन्यू रहती है। मार्केट में तो चलेगी ड्रग, लेकिन हम उस पर स्टिल अभी भी स्टडी कर रहे हैं। रियल टाइम सेफ्टी एंड एफिकेसी, रियल टाइम सेफ्टी एंड एफिकेसी, इसमें क्या है, रियल टाइम, जो रियल टाइम है उसमें उसकी हम सेफ्टी एंड एफिकेसी पता लगाते हैं ड्रग की रियल टाइम में।
गिवन ड्रग टू प्रेग्नेंट, कैंसर एक्सेट्रा, ये सब देते, सारे पेशेंट को देंगे, ड्रग मार्केट में चली गई तो। FDA are taken into trials, FDA are taken into trials, ये पॉइंट एक है, FDA are taken into trials, याद रखना। सो ये था हमारा चारों फेज हमने कवर कर लिया। एक और चीज़ जो ये बहुत IMP है, जो फेज 1 है, फेज 1 से फेज 4 टेक्स 3 to 12 ईयर, समझ रहे हो, 3 से 12 साल लगते हैं फेज 1 से फेज 2 को कवर होने में, पूरा कंप्लीट होने में। NDA US FDA जो लेटर था, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो हम US FDA को लिखते हैं, इसमें क्या होता है, इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेज। मैं वही चीज़ है जो मैंने बताई थी, इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेज 2, ये IMP लाइन है, 2 बार लिखी है इसलिए। और एक ये भी IMP है, FDA आर टेकन इनटू ट्रायल्स। अब 4 फेज तो हो गए, लेकिन एक अलग से फेज रहता है जिसे हम कहते हैं फेज 0। फेज 0 क्या है? ये फेज 0, फेज 0 होता है जो कि किया जाता है बिफोर फेज 1। ये हालांकि इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा में ये पता होना चाहिए आपको। फेज 0 क्या होता है? ये फेज 0 है, ये फेज 1 से पहले किया जाता है। इसको हम माइक्रो डोजिंग भी कहते हैं, जिसमें हम 100 माइक्रोग्राम ड्रग चेक करते हैं, 100 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं ड्रग चेक करना, टू चेक एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्शन प्रोग्राम, टेराटोजेनेसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, ये सब चेक किया जाता है। ड्रग डोज कितना रहता है? 1/100, वही मैंने बताया 100 माइक्रोग्राम। GCP नॉट रिक्वायर इन प्री क्लिनिकल फेज, ये एक तरह का प्री क्लिनिकल फेज है, इसमें क्या है, GCP नॉट रिक्वायर इन प्री क्लिनिकल फेज। फार्माकोकाइनेटिक चेक की जाती है, देखा जाता है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये चीज़ वही है। 1/100 डोज फार्माकोकाइनेटिक, रेडियो लेवल, ठीक है। नॉट एन ऑफिशियल फेज, देखो US FDA के अकॉर्डिंग ये एक ऑफिशियल फेज में नहीं आता है, ये कोई ऑफिशियल फेज नहीं है। जो कंपनी होती है वो खुद से इस फेज को करती है, कंपनी ओन डू दिस फेज। तो ये फेज 0 था एक्स्ट्रा में। अब एक और चीज़, फेज 5 भी होता है, फेज 5 भी होता है, जिसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी एपिडर्मोलॉजी, फार्मा एपिडर्मोलॉजी फेज। अब हालांकि आप इतना याद रखिए, वैसे इतना कोई IMP है नहीं, बस एपिडर्मोलॉजी फेज कहते हैं इसको। ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की डेफिनेशन है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड इन एनिमल फॉर विच डिफरेंट regulations are given by CPC-SEA कमिटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, जो हमने पढ़ा था पहले। ये रहते हैं हमारे चार फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5 का नाम IMP नहीं हालांकि। एंड फेज 0 जो कि रहता है बिफोर फेज 1, फेज 1 से पहले किया जाता है, कंपनी खुद करती है उस फेज को, ऑफिशियल फेज नहीं है कोई, माइक्रोविन फेज कहते हैं, जिसमें 100 माइक्रोग्राम ड्रग दी जाती है, ADME चेक किया जाता है ना, रेडियो लेवल ड्रग देते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये जो मैंने पढ़ा है ये बहुत सफिशियंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट इसमें सब कवर कर लिया है अपन ने, इससे ज़्यादा मत पढ़िए आप। तो ये था पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत ही IMP टॉपिक है, कर लीजिए, बहुत ही IMP है, सच बता रहा हूँ। अब अगला टॉपिक है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR। ADR क्या है? अब ADR पढ़ना है हम, ADR ADR ADR, इसके बाद कुछ बचेगा, ADR कर लेते कवर, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में रिएक्शन अंडर ADR। तो हम यहाँ तक कर लेते हैं ADR तक, बाकी हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ADR है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था ना एडवर्स इफेक्ट, तो वही है कि ड्रग के क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। तो ADR इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग आफ्टर टेकिंग इन बॉडी, वही जो मैंने बताया कि आप किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए ले रहे हैं, वो ड्रग और कुछ डिसीज कॉज कर रही है, वही है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसको ADR कहते हैं। ये
कितने टाइप का है? 6 टाइप का। लाइन से है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। ये मैं समझ कि मैंने आपको ऐसी लिखी है कि अपन लिखते हैं ना ABC, ऑफिशियली ये है टाइप ए। टाइप ए से होता है ऑगमेंटेड रिएक्शन, टाइप बी, बी से बिजारी रिएक्शन, टाइप सी, सी से क्रोनिक रिएक्शन, टाइप डी, डी से डिलेड EDR, ई से एंड ऑफ ट्रीटमेंट, एफ से फेलर ऑफ थेरेपी। ये 6 तरह के टाइप है, इनको हम पढ़ेंगे। टाइप ए में होता है ऑगमेंटेड यानी प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, कॉल्ड मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन, जनरली डोज डिपेंडेंट, डोज पे डिपेंड रहती है। इसमें क्या रहता है? रिएक्शन पता रहता है हमें कि ये ड्रग कॉज करनी है, ये एडवर्स रिएक्शन, हम कुछ भी कर लो, रोग मतलब पता ही हमें पहले से, ठीक है, तो हम इतना डर नहीं लगता हमें। उसके कहते हैं टाइप ए ऑगमेंटेड, यानी एग्जाम्पल है PCM, पैरासीटामोल कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी आफ्टर हैवी डोज। पैरासीटामोल अगर आप हैवी डोज ले लोगे ना तो आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। ओके, तो ये है टाइप ए में। टाइप बी का बिजारी रिएक्शन, बिजारी यानी अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं है कुछ भी कर देगा रिएक्शन। अनकॉमन रिएक्शन आफ्टर टेकिंग नॉर्मल डोज इन बॉडी, इट कैन बी विथ एनी ड्रग, किसी भी ड्रग के साथ हो सकता है, जिसमें हमें पता नहीं रहता कि ड्रग क्या टॉक्सिसिटी क्या एडवर्स इफेक्ट को कॉज कर रही है। वो आते हैं बिजारी रिएक्शन, उसे हम कहते हैं बिजारी रिएक्शन। ओके, फिर है सी से क्रोनिक यूज, इफ एनी ड्रग यूज फ्रॉम वेरी बिफोर ईयर्स कंटिन्यू, 4-5 साल, मान ली कोई ड्रग है आप 4-5 साल से लगातार ले रहे हो, या 3-4 साल से, तब जाके वो कोई अपना रिएक्शन कॉज कर रही है बॉडी में, एडवर्स रिएक्शन, वो आते हैं क्रोनिक यूज में, क्रोनिक टाइप सी में, क्रोनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल डेपेग्लिफ्लोजिन, डायबिटीज मेलाइटिस की ड्रग है, डायबिटीज में लेते हैं हम डेपेग्लिफ्लोजिन। इसको लॉन्ग टर्म में लेने में UTI कॉज कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये रिएक्शन आती है अपनी क्रोनिक रिएक्शन में, टाइप सी। अगला है टाइप डी यानी डिलेड, एनी वन डे और वीक अनकंटिन्यूड मेडिसिन, यानी अ ड्रग विच शो देयर एडवर्स इफेक्ट आफ्टर सो मच ईयर, मतलब बहुत ही साल बाद। मान लीजिए कोई ड्रग है, इसका मतलब है कोई ड्रग है आप ले रहे थे, आपकी वो बीमारी ठीक हो गई, आपने वो ड्रग लेना बंद कर ली। अब बंद तो कर ली, लेकिन अब 10 साल 20 साल 15 साल बाद वो रिएक्शन, उसका एडवर्स रिएक्शन कॉज कर रही है वो ड्रग। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है एंटी कैंसर ड्रग। आप मान लीजिए कैंसर है आपको, कैंसर की ड्रग लेते हो आप, चलता है इलाज आराम से, कैंसर वो ठीक कर दिया उस ड्रग ने, लेकिन उसके 10 साल 20 साल बाद आपने बंद तो कर दी है, लेकिन वो 10-20 साल बाद तब जाके वो ड्रग एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है। तो ये चीज़ आती है अपनी टाइप डी में, डिलेड रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर अगला है टाइप ई यानी एंड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को रोकने के तुरंत बाद ADR आता है, ADR सोन आफ्टर द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खत्म हो गया ट्रीटमेंट, रोक दी हमने, खत्म, कोई बीमारी है, बीमारी के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, हो गई ठीक बीमारी, हमने बंद कर दी ड्रग, जैसी बंद करी एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रही है ना, ADR हो गया। यानी एग्जांपल क्या है, मेडिसिन ऑफ ब्रेन लाइक एडमायर डिसीज, साइकोसिस, यानी जो ब्रेन की मेडिसिन रहती है वो चीज़ वो शो करती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR। ठीक, अब अगला है अपना टाइप एफ, फेलर ऑफ थेरेपी। इसमें है इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब रॉन्ग मेडिकमेंट और फार्मास्यूटिकल, ये सिंपल है। इसमें क्या रहता है, आप गए किसी ड्रग के लिए, आप गए सर की, मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक की वजह उसने आपको पेट दर्द की गोली दे दी, आपने पेट दर्द नहीं हो रहा था, आपको पेट दर्द नहीं हो रहा था, आपने वो गोली खा ली, उससे आपको ADR हो गया। तो ऐसी रिएक्शन आती है टाइप एफ में। तो ये थे, होप आपको समझ आ गया होगा ADR के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं ये पढ़ लेते हैं, जैसे WHO 2002 गिव्स डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन दी थी, फार्माकोविजिलेंस के बारे में डेफिनेशन दी थी, यानी डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंट, यानी किसी डिसीज को डिटेक्ट करना, असेसमेंट करना, अंडरस्टैंड करना, उसको रोकना, वो चीज़ आती है फार्माकोविजिलेंस में। एक और है, इन इंडिया फार्माकोविजिलेंस इज CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में फार्माकोविजिलेंस क्या है,
वो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि स्वीडन नॉर्वे में है। जो इंटरनेशनल कोलैबोरेटिंग सेंटर है ऑफ फार्माकोविजिलेंस का, वो है उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि स्वीडन नॉर्वे में है। तो ये कुछ 3 पॉइंट थे, बाकी मैंने बता दिया। इसमें एडीआर हो गया है,